और हमारे खास बुलेटिन गारंटी 2024 की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी और प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सर्वदलीय बैठक अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। 9 दलों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक कर रहे हैं। बीजेपी नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ इस वक्त 9 अन्य दलों के नेता इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल है। मीटिंग अभी भी चल रही है। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, मीटिंग के अंदर से क्या खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, क्या हो रहा है? देखिए, पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने तय समय से और 3:30 बजे ठीक बैठक शुरू हो गई है और अभी तक बैठक जारी है और अभी बैठक चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने मुख्यमंत्री पर जबरदस्त हमला बोला है। और हमला इसलिए कि सिर्फ जाति की रिपोर्ट क्यों सामने आई है, उनके कई सवाल हैं और उन्होंने नीतीश कुमार से कहा है, अपने सवालों का एक लिखित पुलिंदा उनको सौंपा है और कहा है कि इन सवालों को लेकर के मुझे आप संतुष्ट करिए, फिर मैं आगे आपका साथ दूंगा। क्योंकि बैठक के पहले जिस तरीके से, चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, जो कयास लगाए जा रहे थे कि जातीय जनगणना के बाद आगे क्या होगा, खास करके जेडीयू और आरजेडी जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, कैसे इसको राजनीतिक रूप से इसे भुनाने की कोशिश की जाएगी। तो शिवानंद तिवारी और ललन सिंह दोनों नेताओं ने कहा कि चूंकि ये जो आरक्षित वर्ग है उसकी जो भागीदारी है या हिस्सेदारी है वो 83% है, लिहाजा अब आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ना चाहिए। और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जातीय जनगणना कराने के पीछे का मकसद यही है कि अब आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा बढ़ाई जाएगी या बढ़ाने की मांग जो पार्टियां करेंगी या उसके साथ जो खड़ी नजर आएंगी वो ईबीसी और ओबीसी उसे अपना संरक्षक पार्टियां मानेंगी और उसका वोट उधर होगा। क्योंकि कल भी मुझे याद है समीर, मैंने आपसे जो चर्चा की थी, क्योंकि ईबीसी एक बड़ा चंक है 36%, लिहाजा उस 36% को अपने पास लाने की कोशिश होगी और उसके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की ये जो मांग अभी हो रही है उसको मूर्त रूप देने की भी कोशिश होगी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है रुपेश, आप नजर बनाकर रखिए। तो जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की भी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग में आज क्या होता है, इस पर आगे भी रहेगी हमारी नजर। तो एक तरफ तो पटना में सर्वदलीय बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ जाति जनगणना के खिलाफ प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस कहती है जितनी आबादी उतना हक। प्रधानमंत्री ने कहा देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, क्या हिंदू आगे बढ़कर अपना हक ले लें? देश की सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हल्ला बोला। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। लेकिन इधर बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो इसमें कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने बोल दिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, दिल्ली के एक मीडिया ने उसे जवाब दिया। उसने कहा कि आपका और उनका सुर एक है। दूसरा मैंने कहा कि अगर आपका ये नेता कल कह देगा कि राम मंदिर बनना चाहिए तो क्या बीजेपी के लोग राम मंदिर बनाना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर बात ठीक है तो पूरे देश को एक होना चाहिए इस मसले को लेकर के। सोमवार को बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई।
और सियासी सरगर्मियां बढ़ाने वाले इस कदम के बाद भोपाल में मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने एक कार्यक्रम के दौरान आरक्षण पर यह बयान दिया। राम मंदिर का जिक्र कर उमा ने संदेश दिया कि विपक्ष के हर दांव का विरोध नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, उमा भारती ने दो टूक कहा कि देश में आरक्षण तब तक रहेगा जब तक SC/ST खुद इसे खत्म करने के लिए नहीं कहते। या तो ये देश की व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि आरक्षण की स्थिति न रहे। अब वो स्थिति कब आएगी? जब ST/SC खुद कहेंगे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, उसके पहले स्थिति खत्म नहीं की जा सकती। और जाति जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई है। याचिकाकर्ता के वकील ने आंकड़े जारी करने पर सवाल उठाए। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सोमवार को जारी हुई और आज ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा। राज्य सरकार की ओर से आंकड़े जारी करने पर याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को उठाया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में कोर्ट टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय सुनेंगे। ये याचिका गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वालिटी और एक सोच एक प्रयास की है। इससे पहले सुनवाई में बिहार सरकार ने डेटा सार्वजनिक नहीं करने का आश्वासन दिया था। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रोक का आदेश नहीं दिया था, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से डेटा रिलीज करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नीतीश सरकार ने 27 फरवरी साल 2020 में जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया था। सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को जनगणना कराने से रोकने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और अब बात नीतीश के सबसे बड़े सहयोगी दल आरजेडी के डिमांड की। शिवानंद तिवारी ने नीतीश को नई मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की अब मांग कर दी है। जातिगत जनगणना रिपोर्ट आने के बाद आरजेडी ने नई मांग रख दी है। पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। कहा 83% की आबादी के लिए सिर्फ 50% आरक्षण न्याय संगत नहीं है। मैंने पिछड़ा वर्ग और दलित और आदिवासी इसको जोड़ के 83% आबादी है। अब 83% आबादी है। पिछड़ों की आबादी जो है, मैंने पिछड़ा अति पिछड़ा जोड़ दीजिए तो 63% आबादी है। इसको आप 50% के दायरे में रखे हुए हैं। 83% को आप 50% के दायरे में रखे हुए हैं और बाकी जो 15% है उनके लिए आपने मैंने 50% रख दिया है। यही नहीं, 50% के ऊपर आपने 10% और जो है उन्हीं लोगों को आरक्षण दे दिया जिनके हाथ में पहले से ही 50% का मैदान था। अब ये बात तो उठेगी, भाई नाजायज है। बिहार में नीतीश सरकार की जाति जनगणना पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना को नीतीश का नया चुनावी दांव कहा। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई, जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीएमसी ने केंद्रीय योजनाओं की राशि नहीं देने का आरोप लगाते हुए आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। जिंदगी चाहिए ले लो, लेकिन बकाया पैसा वापस कर दो। कुछ इसी तरह के बैनर पोस्टर के साथ आज टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ममता सरकार ने केंद्रीय योजना की राशि बंगाल को नहीं देने का आरोप लगाया।
टीएमसी केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मनरेगा और आवास योजना का धन नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी उन चिट्ठियों का बंडल भी लेकर आई जिसे मनरेगा और पीएम आवास योजना के जॉब कार्ड होल्डर्स ने पीएम मोदी के लिए लिखा है। टीएमसी के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बाद बीजेपी ने ममता पर ड्रामा करने का आरोप लगाया और कहा कि ममता भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली आकर सियासत कर रही है। कई बार नियुक्ति की एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन टीचर का भर्ती नहीं हो रही है। पैसा लेके हो रहा है, बार बार पैनल कैंसिल हो रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और सीबीआई इतना लगातार इंक्वायरी करके यहाँ पहुंचा है कि अभी किसी की अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए बचने के लिए यहाँ आ रहे हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर केंद्रीय योजना की राशि में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया। आगे बढ़ते पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार तेज है। अरविंद केजरीवाल ने पटियाला में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा का नाम लिए बिना कांग्रेस पर निशाना साधा, तो अब सूबे में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। ये केजरीवाल साहब ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे अच्छी लकड़ को स्योंक जुड़ी होती है, जैसे दीमक जुड़ी होती है ना, दीमक अच्छी लकड़ को उसकी भी बर्बादी कर देते हैं, खुद तो ये बर्बाद होते ही। तो दीमक की तरह ये कांग्रेस की लकड़ी को लगे हुए हैं। साथ में वही बात मैंने कही कि बगल में छुरियां मारने के एक्सपर्ट हैं ये। पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर इस तरह चुभने वाले शब्द बाण चलाए। इस बढ़ती हुई तकरार से इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सूबे में दोनों पार्टियों के बीच सियासी जंग कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद तेज हो गई। सोमवार को केजरीवाल पटियाला पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस एमएलए सुखपाल खेरा का नाम लिए बिना विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? पराली के लिए अब तक पंजाब पर सवाल खड़े करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मान सरकार ने इसके लिए केंद्र से मदद भी मांगी है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बावजूद इसके पराली के धुएं को लेकर दोनों राज्यों की सरकार बैकफुट पर है। पराली का धुआं एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा को खराब करता हुआ दिख रहा है। पंजाब और हरियाणा में हर साल धान की फसल के बाद उसके बचे हुए हिस्से को खेत में ही जला देने का चलन रहा है, जिससे दिल्ली का दम घुटता रहा है। पंजाब सरकार हैप्पी सीडर और सुपर सीडर मशीनों का बंदोबस्त करने का दावा कर रही है, जिससे किसानों की पराली का समाधान हो सकेगा। सीएम मान ने केंद्र से पंजाब की मदद करने की अपील की है और कहा है किसानों के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। पूसा 144 पीड़ी पूसा कहते वो ना लाओ, वो भी थां ते आ ब्रेक ला लो। फिर भी बहुत सारे किसानों ने लाई। चलो इस बार तो असीं क्योंकि सिर्फ सजैशन ही दिता सी, सलाह सी, तो असीं वो भी चक्कांगे सर, पर अगले सीजन तो असीं पूसा 144 नूं पंजाब दे विचों बैन करांगे। बहरहाल पराली को लेकर सियासत का दौर जारी है। अब देखते हैं पंजाब सरकार का पराली की नई तकनीक को लेकर दावा कितना कारगर साबित होगा। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र के लिए बीजेपी जनता से सुझाव लेगी। इसके लिए 51 रथों को रवाना किया जाएगा जो 200 विधानसभा के वोटर्स से राय लेंगे। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो पर काम करना शुरू कर दिया है। इस संकल्प पत्र का ऐलान करने से पहले पार्टी ने जनता के बीच जाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए सूबे के अलग अलग जिलों में 51 रथ भेजे जाएंगे, जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। आपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये एक कार्यक्रम जिसको हम पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं, आउटरीच प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उसकी लॉन्चिंग करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर आ रहे हैं। मैनिफेस्टो के लिए बीजेपी आम जनता से रायशुमारी करेगी। राजस्थान के जिलों में 51 रथ जाएंगे। जनता के सुझाव संकल्प पत्र में शामिल किए जाएंगे और हर वर्ग से सुझाव भी मांगे जाएंगे। संकल्प पत्र के लिए लोगों से मिस कॉल और व्हाट्सएप के जरिए भी सुझाव लिए जाएंगे।
वहीं राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे और लाल डायरी से सुर्खियों में आए राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है। देखिए पूरा मामला क्या है। हमें अपने गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री और हाल ही में शिवसेना का दामन थामने वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ उदयपुर वाटी पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ है। राजेंद्र गुढ़ा के अलावा गनमैन कृष्ण सिंह, पीए दीपेंद्र सिंह, पार्षद गोविंद सहित 14 लोगों पर गहलोत के समर्थकों से मारपीट का आरोप लगा है। एफआईआर में कहा गया है गुढ़ा और उनके समर्थकों ने पीड़ितों की पिटाई की और दुर्व्यवहार किया जब वे सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगा रहे थे। अभी तक उनकी आचार संहिता लगाने के 2-3 दिन है, अभी तक गहलोत साहब थके नहीं है और उन्होंने एक प्रयास से एक एफआईआर और दर्ज कराई है जो 100% सरासरी झूठ है, असत्य है और इसके लिए वहाँ 1000 लोग थे। राजेंद्र गुढ़ा 29 सितंबर को सरकारी कॉलेज के लोकार्पण समारोह में पहुंचे थे तो गहलोत समर्थकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस दौरान गुढ़ा और गहलोत समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सुभाष नगर डिपो से मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ किया। सीएम ने मेट्रो से सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक सफर भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भोपाल को हमने तांगे से सफर करते देखा है। तांगे से ऑटो, टेम्पो, सिटी बस और अब मेट्रो का ट्रायल रन हुआ है। और ये अपनी मेट्रो रेल भोपाल में एक परिवहन की क्रांति लेके आई। हालांकि ये पहला मौका है जब किसी सीएम ने मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई है, जिसे लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है और इसे चुनावी शिगुफा करार दिया। अभी भोपाल के और इंदौर के लोग अगर इन स्टेशंस को देख रहे हैं या मेट्रो को चलते हुए देख रहे हैं तो वो किसी भी गलतफहमी में ना रहें कि मेट्रो में उन्हें सफ़र करने को मिलेगा। देखिए अभी 2025-26 तक आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी मेट्रो का काम चल रहा है और काफ़ी स्टेशंस पर काम होना है। भोपाल मेट्रो रेल परियोजनाओं की स्वीकृत लागत 6,941 करोड़ रुपए है। भोपाल में पहले चरण में लगभग 30.95 किलोमीटर पर मेट्रो रेल का काम चल रहा है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं तेलंगाना के निजामाबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक चुनावी सभा को कर रहे हैं संबोधित। दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी छुरा भोंकने वाली सोच है। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है 25 साल के बाद पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है। और उसके कारण जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। क्या दक्षिण भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की चाल को स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा, हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है,
सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी, खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापिस देंगे क्या? जवाब दीजिए। ये झूठी बातें मत करिए। लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए। कांग्रेस को, इंडी अलायंस को इस बारे में भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस के साथी जो तमिलनाडु में राज करते हैं, जो केरल में राज करते हैं, जो तेलंगाना में राज करते हैं, जो कर्नाटका में राज करते हैं, ये सारे साथियों को कांग्रेस से बात जवाब देना पड़ेगा। साथियों, आज देश में सबसे बड़ी जरूरतमंद जिनको डगर डगर पर मदद की जरूरत है, वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है, और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाति, उनकी सेवा, उनका कल्याण, उनकी प्रगति, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों से गरीब कल्याण के लिए दिन रात मेहनत की है, और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेने का पवित्र काम हमने किया है। और इसलिए मेरे लिए तो जाति अगर कोई है, देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ना, तो ये देश समृद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही मोदी का सपना है, यही मोदी की गारंटी है, यही मोदी का संकल्प है, और यही मोदी की साधना है, यही मोदी की तपस्या है। और मैं अन्य सभी राजनीतिक दलों से भी आज आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं देश के सभी राजनीतिक नेताओं को, सभी दल के मुखियाओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूं, आइए, आजादी के 75 साल हो गए, आइए गरीबों के कल्याण पर विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं बनाएं, गरीबों के उत्थान के लिए काम करें।
నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना विरोधी ये लोग चुनाव से पहले जनता को कुछ छोटे लाभ देकर अगले 5 साल तक तेलंगाना को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। तेलंगाना से आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में हुई जाति जनगणना पर नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने भी नसीहत दी है कि नीतीश कुमार हड़बड़ी में गड़बड़ी न करें। जाति जनगणना रिपोर्ट पर नीतीश अपने ही सहयोगियों से घिरते नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रिपोर्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया है। जब 10 करोड़ के आसपास आबादी थी, तब तो सवर्ण जातियों की आबादी लगभग 17% थी, और अभी जो 2023 में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उसमें कुल मिलाकर सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 11% तक सिमट गई है, जिससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह जो जनगणना हुई है वह जनगणना फेयर नहीं है, और लाजमी तौर पर ये जो भी लोग कर्मचारी लग रहे होंगे इसमें, वो खाना पूरी किए हैं। तो वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार को पूरी रिपोर्ट पढ़कर ही कोई निर्णय लेने की नसीहत दी है। हड़बड़ी में कोई निर्णय बड़ी गड़बड़ी को उत्पन्न करता है, उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। आर्थिक रूप से किनकी स्थिति क्या है, किन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये तमाम विषय पर जानकारी लें। और हम लोगों ने तो खुल करके इन लोगों को जातीय सर्वे के लिए हम लोगों ने सहमति दिया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया है। सरकार ने इससे जुड़ा सर्वे कराने के साथ ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर शुरू हुए सियासी संग्राम के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के चुनावी वादे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि सरकार सूबे में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कह चुके हैं ना, तो राहुल गांधी ये पूरे देश के नेता, हमारे सर्वमान्य नेता, जो राहुल गांधी का फैसला वो पार्टी का फैसला है। इसी साल अगस्त महीने में बांसवाड़ा की एक सभा में सीएम अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 21 से बढ़ाकर 27% करने की बात कही थी। अब बिहार में जातीय जनगणना के बाद राजस्थान सरकार ओबीसी वर्ग को चुनाव में लुभाने की कोशिश में लग गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर भी हमला किया और कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी।